नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता बागड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बीएड, ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन, जमशेदपुर। आज हम बीएड सेमेस्टर 4 के पेपर 8B नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 2 के यूनिट 6 से एक टॉपिक करेंगे, जो है मैकेनिज्म ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन की व्यवस्थाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मैकेनिज्म क्या है। व्हाट इज़ मैकेनिज्म? Mechanism is a way of doing something that is planned or a part of system. क्रियाविधि यानी कुछ ऐसा करने का एक तरीका जो योजनाबद्ध है या किसी प्रणाली का हिस्सा है। तो मैकेनिज्म को यहाँ पे ये कहा गया है कि ये या तो एक प्रक्रिया है, तरीका है जो प्री प्लान्ड है, मतलब योजनाबद्ध तरीके से होता है, और या तो किसी प्रणाली का या किसी सिस्टम का पार्ट होता है। तो मैकेनिज्म क्या हुआ? एक योजनाबद्ध तरीके से किसी भी प्रक्रिया के लिए, किसी भी प्रणाली के लिए अपनाई गई तकनीक है। ठीक है, तो ये हुआ मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म ऑफ इवैल्यूएशन करना है हमको, तो मूल्यांकन की व्यवस्थाएं। तो हमको उसमें ये जानना है कि मूल्यांकन करने के लिए हम कौन कौन सी तकनीक यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन सी प्रक्रिया यूज़ कर सकते हैं। तो आपके सिलेबस में जो मुख्य 4 दी गई हैं वो है, पहला है शोध अध्ययन, रिसर्च स्टडीज़, दूसरा है ऑन साइट अवलोकन, तीसरा है फोकस ग्रुप डिस्कशन, जैसे हम FGD कह रहे हैं, फोर्थ है ऑनलाइन फीडबैक। तो ये 4 मैकेनिज्म ऑफ इवैल्यूएशन आपके सिलेबस में है, जिसमें से आज हम ऊपर के 2 करेंगे, शोध अध्ययन रिसर्च स्टडीज़ और ऑन साइट अवलोकन। नेक्स्ट वीडियो में हम FGD और ऑनलाइन फीडबैक का अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसर्च स्टडीज़ क्या है? शोध अध्ययन। शिक्षक अपने दैनिक शिक्षण में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करता है, जिससे वो कक्षा में पढ़ाई का उचित वातावरण तैयार करने में अपने आप को असमर्थ पाता है। तब वह शोध अध्ययन के द्वारा उसका हल खोजने की कोशिश करता है। एक शिक्षक जब कक्षा में पढ़ा रहा है तो उसके सामने बहुत सी समस्याएं आती हैं, कई बार उनके शिक्षण को लेकर, कई बार बच्चों को लेकर, उनके डिसिप्लिन को लेकर। तो इस तरह की जो भी समस्याएं शिक्षक के पास आ रही है, उसके कारण क्या होता है कि शिक्षक अच्छे से अपने कक्षा में पढ़ाई का वातावरण नहीं बना पाता या अच्छे से शिक्षण कार्य नहीं कर पाता है। तब ऐसी स्थिति में शिक्षक शोध कार्य या शोध अध्ययन के द्वारा इसका हल खोजने की प्रयत्न करता है। इसलिए शोध अध्ययन बहुत आवश्यक है। इसके द्वारा समस्याओं का हल वैज्ञानिक विधि से किया जा सकता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है इवैल्यूएशन के लिए। इसके द्वारा समस्याओं का हल वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। इस कारण मूल्यांकन व्यवस्था में शोध अध्ययन की आवश्यकता महसूस की गई, ताकि आवश्यकता अनुसार सुधार किया जा सके। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है इवैल्यूएशन का। इसलिए इवैल्यूएशन की व्यवस्था या मैकेनिज्म ऑफ इवैल्यूएशन में शोध अध्ययन की आवश्यकता महसूस की गई है, ताकि जो भी कक्षा संबंधी समस्याएं टीचर्स के सामने आती हैं तो वो उसकी आवश्यकता अनुसार उसमें सुधार ला सकें। किसके द्वारा? शोध अध्ययन के द्वारा। आगे देखते हैं कि समस्याओं के निराकरण में वैज्ञानिक विधि को अपनाने का नाम ही शोध या अनुसंधान है। इसमें वैज्ञानिक विधि के द्वारा विधिवत एवं क्रमबद्ध तरीके से समस्या का हल खोजने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो भी शिक्षक के सामने समस्या आती है, उसके समाधान करने के लिए एक वैज्ञानिक विधि अपनाई जाती है, और इस वैज्ञानिक विधि को अपनाने का नाम ही शोध या रिसर्च या अनुसंधान है। ये वैज्ञानिक विधि क्या है? वैज्ञानिक विधि वह है जिसमें किसी भी समस्या का हल ढूंढने के लिए हम एक विधिवत और एक क्रमबद्ध तरीके से, मतलब क्या है कि सिस्टमैटिक ढंग से किसी भी समस्या का हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो वो है वैज्ञानिक विधि। तो वैज्ञानिक विधि द्वारा इसमें समस्याओं का समाधान किया जाता है। और समझ लेते हैं कि वैज्ञानिक विधि क्या है। यह प्रविधियों की वह व्यवस्था है जिसमें किसी अध्ययन की समस्या का निष्पक्ष, व्यवस्थित या नियंत्रित निरीक्षण करके प्राप्त आंकड़ों का वर्गीकरण व विश्लेषण करके परिकल्पना की जांच या सत्यापन द्वारा समस्या का समाधान ही वैज्ञानिक विधि है। मतलब वैज्ञानिक विधि क्या है? एक तरह की प्रविधियों की व्यवस्था है जिसमें क्या किया जाता है, जो भी समस्या हमारे पास आ रही है
उसका निरीक्षण करके एक व्यवस्थित और सिस्टमेटिक रूप से उसका निरीक्षण किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है और डेटा का कलेक्शन किया जाता है। ठीक है, जब कलेक्शन हो जाता है डेटा का, उसके आधार पर उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है और फिर एनालिसिस किया जाता है। और एनालिसिस के द्वारा हमको ये जानना होता है कि जो हमारी परिकल्पना हमने बनाई है वो उसकी जांच की जाती है कि वो सत्य हुई है या नहीं हुई है। तो इस तरह से जो भी हमारे पास समस्या आ रही है उसका समाधान करना ही वैज्ञानिक विधि होता है। इसके अंतर्गत हम कुछ स्टेप भी लेते हैं अनुसंधान के लिए। तो वो कौन से स्टेप होते हैं? सबसे पहला काम होता है हमारा कि समस्या का चयन करना, सेलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम। हमारे सामने एक समस्या आ गई है, हमने उसका चयन किया, उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, शोध अध्ययन करने के लिए। सेकंड स्टेप होता है परिकल्पना का प्रतिपादन, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। मतलब एक परिकल्पना का निर्माण करेंगे जो एक संभावित उत्तर होगा हमारी समस्या के समाधान का, या तो वो सत्य भी हो सकता है या असत्य भी हो सकता है। इस तरह से हम एक परिकल्पना का निर्माण करेंगे। तीसरा प्रोसेस होता है डिज़ाइन ऑफ रिसर्च, मतलब शोध की रूपरेखा तैयार करना। इसके लिए क्या किया जाता है? एक डिज़ाइन तैयार की जाती है, रूपरेखा तैयार की जाती है, जिसमें देखा जाता है कि किस तरह का हमको सैंपल लेना है, किसके ऊपर करना है हमको, कौन सा एरिया में हमको रिसर्च करना है, हमारा रिसर्च किस तरह का होगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो हम शोध की रूपरेखा उसकी तैयार करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रदत्तों का संकलन। मतलब जो भी समस्या हमारे पास आई है उससे रिलेटेड हम आंकड़ों का संकलन करेंगे, मतलब कलेक्शन करेंगे जो भी डेटा हमको मिलता है उसको। नेक्स्ट ये स्टेप होता है कि एनालिसिस ऑफ डेटा, प्रदत्तों का विश्लेषण। जो भी हमारे पास आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों का हम अब विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे और उस एनालिसिस के आधार पर हम अपनी परिकल्पना का सत्यापन, उसकी जांच करेंगे कि वो सत्य हुई है नहीं, और फिर उसके बाद हम निष्कर्ष देंगे, निष्कर्ष का प्रतिपादन करेंगे। तो इन कुछ स्टेप के अकॉर्डिंग हम ही अपना शोध कार्य करेंगे या शोध अध्ययन करते हैं। ये इसे वैज्ञानिक विधि कहा गया है क्योंकि बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से किया जाता है और विधिवत तरीके से किया जाता है कि इन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए हमें अपने समस्या का समाधान ढूंढना होता है। इसलिए भी ये विधि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मूल्यांकन की व्यवस्था के लिए। आगे हम देखते हैं कि शोध अध्ययन की विशेषताएं क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च स्टडीज़। सबसे पहला है इसका लक्ष्य समस्या का समाधान ढूंढना है, मतलब कि इट इज़ गोल इज़ टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। मतलब जो भी हमारे पास समस्या आएगी उसका समाधान ढूंढना ही हमारा मेन एम होगा शोध अध्ययन में। अगला है इसकी आवश्यकता सही प्रेक्षण तथा उसका उपयुक्त विवरण है। इसकी क्या आवश्यकता है कि सही तरह से ऑब्जर्वेशन किया जाए। आप जो ऑब्जर्वेशन करके आप फिर डेटा कलेक्शन कर रहे हैं वो सही तरीके से हो, और जो भी आप डिस्क्रिप्शन देंगे वो भी एकदम उपयुक्त तरीके से होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए। यही एक शोध अध्ययन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राथमिक आंकड़ों द्वारा नई सूचनाएं प्राप्त करना, गेटिंग न्यू इंफॉर्मेशन थ्रू प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है? वो उस तरह के आंकड़े जिसमें व्यक्ति स्वयं ही ऑब्ज़र्व करके या अवलोकन के द्वारा ये जो भी कार्य होता है डाटा कलेक्शन का वो व्यक्ति स्वयं ही करता है। स्वयं अब उसके द्वारा प्राप्त किए जो आंकड़े रहते हैं उसे हम प्राथमिक आंकड़े कह रहे हैं। तो प्राथमिक आंकड़ों के द्वारा नई सूचनाएं प्राप्त करना, जो भी नई आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको प्राप्त करना, ये एक विशेषता होती है। नेक्स्ट है कि इसमें निपुणता की आवश्यकता है। इट रिक्वायर्स अ परफेक्शन, मतलब जो भी शोध करता है उसमें उसको इस कार्य में निपुण होना आवश्यक है, तभी वो एक शोध कार्य को अच्छे से एक सिस्टमेटिक ढंग से कर पाएगा। नेक्स्ट विशेषता इसकी ये है कि इसमें धैर्यपूर्वक बिना जल्दबाजी के कार्य किया जाना चाहिए। इट शुड बी डन पेशेंटली विदाउट हेजिट, मतलब जब एक शोध कार्य थोड़ा एक लंबा प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारे चरण होते हैं, इसके
हर एक चरण को बहुत ही ध्यान से सिस्टमेटिक रूप से करना होता है, इसलिए इस कार्य में धैर्यपूर्वक कार्य करना है बिना किसी जल्दीबाजी के। तो ये इसकी विशेषताएं हो गई हैं शोध अध्ययन की। आगे हम देखते हैं शोध अध्ययन के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ रिसर्च स्टडीज़। पहला इसमें है शिक्षक अपनी तात्कालिक समस्याओं पर विचार करता है। द टीचर कंसिडर हिज इमीडिएट प्रॉब्लम। मतलब शिक्षक के सामने कक्षा में जो भी तात्कालिक समस्याएं आती हैं, तुरंत जो कक्षा में गए हैं इमीडिएट प्रॉब्लम आती है, उसके सॉल्यूशन की ओर ये विचार करता है। ये एक लाभ है। नेक्स्ट है शिक्षक अपनी कक्षा के वातावरण, अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाता है, शिक्षकों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो ये क्या होता है, जब शिक्षक के सामने समस्या आ गई है कक्षा से रिलेटेड, विद्यार्थियों से रिलेटेड, अपने शिक्षण विधियों से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड जो भी उसको रिसर्च वर्क करना है, तो उसके लिए वो थोड़ा स्टडीज़ करेगा कि किस तरह के रिसर्च हो चुके हैं उसके बारे में, उस विषय से रिलेटेड उसके बारे में थोड़ी स्टडीज़ करेगा, इसलिए वो पढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है शोध अध्ययन। प्लस इसके द्वारा जब वो अपना समस्या एक सिस्टमेटिक ढंग से सॉल्यूशन तक पहुंचाएगा, तब वो अपनी कक्षा के वातावरण में भी और अपनी कार्य प्रणाली में भी सुधार लाते जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा में दिन प्रतिदिन की उत्पन्न समस्याओं को शीघ्र हल कर लेते हैं। क्विकली सॉल्व डे टू डे प्रॉब्लम इन एजुकेशन। मतलब शिक्षा से संबंधित जो भी दिन प्रतिदिन की समस्याएं आती हैं शिक्षक के सामने, उन समस्याओं को शीघ्र हल हम शोध अध्ययन के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ये शिक्षक के व्यवहार, स्वभाव तथा पाठन विधियों, शिक्षण नीतियों तथा तकनीकों में सार्थक परिवर्तन लाता है। शोध अध्ययन के द्वारा क्या होता है कि जो शिक्षक के सामने उसकी समस्याएं आ रही हैं अपने कक्षा से संबंधित, विषय से संबंधित, तो उन सबका समाधान कर जब मिल जाता है शोध अध्ययन के द्वारा, तो शिक्षक के व्यवहार में परिवर्तन होता है। वो उसके अकॉर्डिंग अपनी जो शिक्षण की विधियां हैं, नीतियां हैं, तरीके हैं, जो भी टेक्निक वो यूज़ कर रहे हैं, उसमें ज़रूरी जो आवश्यक परिवर्तन है उसको वो ला सकता है। तो ये हो गए हैं शोध अध्ययन के लाभ। तो हमने इस तरह से शोध अध्ययन, रिसर्च स्टडीज़ के बारे में पढ़ लिया कि रिसर्च स्टडीज़ क्या है, और उसमें एक सिस्टमेटिक तरीके से वैज्ञानिक विधि से किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना है। ठीक है, उसके स्टेप देख लिए हैं कि स्टेप कौन कौन से उसमें फॉलो होंगे, शोध अध्ययन की विशेषताएं क्या है और लाभ क्या है। तो ये होता है मैकेनिज्म ऑफ इवैल्यूएशन के रिसर्च स्टडीज़। आगे अब हम देखते हैं अगला जो है हमारा मैकेनिज्म ऑन साइट ऑब्जर्वेशन, ऑन साइट अवलोकन। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अवलोकन क्या है। ऑब्जर्वेशन, जिसको सामान्य अर्थ में ध्यानपूर्वक देखना, ये वॉच केयरफुली बोलते हैं। मतलब अवलोकन का सामान्य अर्थ हुआ ध्यानपूर्वक देखना, वॉच केयरफुली। हम जब किसी व्यक्ति के व्यवहार का, आचरण का, क्रियाओं का आदि को ध्यानपूर्वक देख के उनकी मानसिक दशा का अनुमान लगाते हैं, तो वो एक तरह से निरीक्षण करना होगा या ऑब्जर्वेशन होगा। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, उसकी आंखें लाल हैं, तो हम एक निरीक्षण के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा क्या कह सकते हैं कि वो व्यक्ति बहुत ही क्रोध में है या उसे बहुत क्रोध आ रहा है। तो इस तरह से निरीक्षण विधि में निरीक्षणकर्ता या अवलोकनकर्ता जो भी अध्ययन किए जाने वाले हैं उसका व्यवहार का निरीक्षण करता है, और उसी के आधार पर वो जो भी उसका सब्जेक्ट है जिसके बारे में वो अवलोकन कर रहा है उसके बारे में अपनी धारणा बनाता है। ठीक है, तो ये हुआ अवलोकन। इसका एक डेफिनेशन है कि यह कार्य कारण या पारस्परिक संबंधों को जानने हेतु घटना का ठीक उसी रूप में देखना तथा उसको लिखना निरीक्षण कहलाता है। मतलब क्या है, जो भी वर्क कॉज या पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए जो भी घटना हो रही है उससे संबंधित जो भी जानकारी हमको चाहिए, उसको जैसा हम देख रहे हैं उसी रूप में उसको लिखना ही निरीक्षण कहलाएगा। मतलब उसके बारे में कोई अलग से अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ना, जैसा आपको दिख रहा है, जैसा आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उसको उसी तरह से नोट करना ही निरीक्षण कहलाता है। तो क्या कह सकते हैं हम कि जो निरीक्षण विधि है व्यवहार का अध्ययन करने की एक बहुत ही सुविधाजनक और उपयुक्त विधि है।
जब हम अपने दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में बालक के जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उनका उसी रूप में निरीक्षण करते रहने से उनके व्यवहार और व्यक्तित्व संबंधी गुणों से भली-भांति परिचित हुआ जा सकता है। कई बार हमें जिस प्रकार के व्यवहार या व्यक्तित्व संबंधी गुणों का पता लगाना होता है, वो व्यवहार को घटित होने के लिए, मतलब व्यवहार को होने के लिए ऐसी परिस्थिति भी पैदा करनी होती है। जैसे कि किसी व्यक्ति के हमको ईमानदारी का परीक्षण करना है, तब क्या करते हैं, जानबूझ के कोई कीमती वस्तु उसके सामने रख दें या धनराशि रख दें, और उस परिस्थिति के अनुसार जिस प्रकार का उसका स्वाभाविक व्यवहार आएगा, उस व्यवहार का हम फिर अवलोकन करके, निरीक्षण करके उसके व्यक्तित्व या गुणों के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ये होता है अवलोकन विधि। आगे हम देखते हैं कि अब ऑन साइड अवलोकन क्या है। तो ऑन साइड अवलोकन, साइट पर अवलोकन विश्लेषक के पास सबसे प्रभावी उपकरण है, जहाँ विश्लेषक व्यक्तिगत रूप से साइट पर जाता है, जिससे प्रणाली के कामकाज का पता चलता है। मतलब ऑन साइट अवलोकन क्या है? अवलोकनकर्ता स्वयं ही साइट पर जाता है, जहाँ पर उसको अवलोकन करना है, जो भी सिस्टम हो रहा है, चाहे कक्षा है, चाहे कक्षा के बाहर है, प्लेग्राउंड है, जो भी है, जहाँ पर भी अगर आपको ऑब्जर्वेशन करना है सब्जेक्ट का, आपको स्वयं ही वहाँ पे जाना है। मतलब अवलोकनकर्ता को वहाँ पे स्वयं उपस्थित होना है और तब वहाँ पे उसके कामकाज का और उसके व्यवहार का अवलोकन करना है। तो ये होता है ऑन साइट अवलोकन, जहाँ पर्यवेक्षक के रूप में विश्लेषक साइट पर प्रणाली की गतिविधियाँ, संचालन, प्रतिक्रियाओं का प्रथम प्राप्त कर सकता है। तो वहाँ क्या होता है, अवलोकनकर्ता क्या होता है, साइट पर जो भी सिस्टम चल रहा है, उसकी गतिविधियाँ, उसका संचालन, क्रियाएं, वो सबको प्रथम देखकर उसको नोट कर सकता है। इसलिए यहाँ पे एक विश्लेषक की भूमिका एक सूचना साधक की है। मतलब यहाँ पे जो एनालिस्ट है, जो ऑब्जर्वर है, उसकी रोल क्या होता है, इंफॉर्मेशन सीकर का। मतलब वो एक सूचनाएं वहाँ से लेता है और उसको नोट डाउन करता है। तो इस तरह से हमने समझा कि ऑनलाइन अवलोकन क्या है, साइट पर जाकर अवलोकन करना। ठीक है, आगे इसको देख। यह जानकारी बहुत ही सार्थक है क्योंकि यह निष्पक्ष है और विश्लेषक द्वारा सीधी ली गई है। मतलब क्या है कि इसके द्वारा जो भी जानकारी प्राप्त होती है वो बहुत ही निष्पक्ष होती है, बायस्ड होती है, अनबायस्ड होती है विश्लेषक द्वारा, क्योंकि वो सीधी ली जाती है। जो अवलोकन करता है वो डायरेक्ट साइट पे जाता है, जो भी उनको वो अवलोकित करता है वहाँ पे उसको नोट डाउन करता है और जानकारी लेता है। ये बहुत ही वास्तविक जो घटनाएं वहाँ पे होती है उसको ऑब्ज़र्व करता है, बजाय इसकी कि जो भी पहले से वहाँ पे जानकारी उनके बारे में, जैसे किसी कक्षा, किसी स्टूडेंट के बारे में, उसके रिज़ल्ट का है, किसी विषय में उसको क्यों कम मार्क्स आ रहे हैं, तो उसके मार्क्स तो पहले से लिखे हुए हैं, लेकिन वो ना लेकर ये देखना कि वो किस किस विषय में कमज़ोर है, तो बच्चे का वहाँ पे तुरंत अवलोकन किया जाता है। अवलोकन करता अवलोकन कर रहा है, वहाँ पे वो नोट कर रहा है, बजाय इसके कि उसका पहले से क्या रिकॉर्ड है उसको देखते हुए। इस प्रकार का विश्लेषण सिस्टम के करीब पहुंचाता है। मतलब इस तरह का जो अवलोकन होता है, जो भी प्रणाली है, जो भी सिस्टम है, जो भी स्टूडेंट है, कक्षा है, उसके निकट विश्लेषककर्ता को या फिर अवलोकनकर्ता को पहुंचाता है। ये तकनीक भी समय लेने वाली है और विश्लेषक को अवलोकन के छोटे नमूने से निष्कर्ष पर नहीं जाना चाहिए या निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, बल्कि जानकारी इकट्ठा करने में विश्लेषक को अधिक धैर्यवान होना चाहिए। तो ये एक जो तकनीक है ऑन साइट ऑब्जर्वेशन की, वो क्या है, बहुत ही टाइम टेकिंग है। इसलिए विश्लेषक को क्या करना चाहिए, छोटे छोटे समूहों में या जो नमूने में मिल रहे हैं उसको ऑब्जर्वेशन करने से, उससे डायरेक्ट उसको किसी भी रिज़ल्ट पर नहीं पहुंच जाना चाहिए, बल्कि और भी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है, तभी वो एक सही रिज़ल्ट तक पहुंच पाएगा। हालांकि यह तरीका लोगों की धारणाओं, भावनाओं, प्रेरणाओं के बारे में जानने के लिए कम प्रभावी है। मतलब आप अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, एक अवलोकन करता बहुत अच्छे से बच्चे का अवलोकन करके, डेटा कलेक्शन करके अवलोकन कर सकता है, निष्कर्ष तक पहुंच सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के जो इमोशंस हैं, उसके जो कॉन्सेप्ट हैं, उनके मोटिवेशंस हैं, उसको जानने में ये थोड़ा सा कम प्रभावी साबित होता है। अब देखते हैं हम कि हम ऑन साइड ऑब्जर्वेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं।
ऑन साइट अवलोकन का उद्देश्य। इससे पहला है साइड अवलोकन का मुख्य उद्देश्य यथासंभव वास्तविक प्रणाली के करीब पहुंचना है। मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन करता है उसका मुख्य एम रहता है कि जो भी सिस्टम है, उसके रियल सिस्टम है, उसके अधिक से अधिक करीब पहुंच सके और उसका सही अवलोकन कर सके। नेक्स्ट है, यह महत्वपूर्ण है कि साइट पर आने वाला व्यक्ति एक उत्सुक पर्यवेक्षक है और प्रणाली और प्रणाली के भीतर होने वाली सामान्य गतिविधियों के बारे में जानकार होता है। मतलब जो भी साइट में आने वाला व्यक्ति है, ऑब्जर्वर है, उसको एक उत्सुक होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी हैं। और जो भी सिस्टम है, सिस्टम के अंदर की जो भी गतिविधियां हैं, सिस्टम यानी कि एक कक्षा समझ लीजिए, स्कूल समझ लीजिए, या उसकी जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो हैं, तो उसके भीतर की जो भी होने वाली गतिविधियां हैं उसको जानने के लिए वो थोड़ा उत्सुक होना चाहिए। नेक्स्ट है कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रणाली का अवलोकन करता है तो यह देखने पर जोर अधिक होता है कि चीज़ें कैसी हैं, बजाय इसके कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या पारित निर्णय के रूप में सलाह नहीं देना है। मतलब कि जो अवलोकन करता है, जब अवलोकन करता है किसी प्रणाली का, तो उसका मेन एम ये होना चाहिए कि ये चीज़ें कैसी हो रही हैं उसका नोट करे, ना कि ये बताने में कि ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें सही हैं, इसको इस तरह का होना चाहिए। ये चीज़ें ना बताकर अवलोकनकर्ता को यहाँ पे केवल जो चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, उसका निरीक्षण करना होता है। तो ये हो गए हैं ऑन साइट ऑब्जर्वेशन के ऑब्जेक्टिव। अब हम देखते हैं कि देयर आर वेरियस ऑब्जर्वेशन मेथड यूज्ड। मतलब ऑन साइट अवलोकन के जो और भी मेथड हैं, विधियां हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर है कि ऑन साइट अवलोकन के जो ऑब्जर्वेशन मेथड है वो कौन कौन से हैं, जिसमें पहला है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। इसमें विश्लेषक सीधे विषय या प्रणाली का निरीक्षण कर सकता है। जो प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेथड है उसमें जो अवलोकन करता है वो डायरेक्ट ही सीधे तरीके से जो भी आपका सब्जेक्ट है या प्रणाली है, सिस्टम है, उसका निरीक्षण कर सकता है। जैसे किसी विशेष कक्षा में विद्यार्थियों कैसे काम करते हैं, विद्यार्थियों को किस विषय में परेशानी है, ये सब का अवलोकन कर सकते हैं डायरेक्ट रूप में। तो वो हुआ प्रत्यक्ष अवलोकन। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष। तो इस तरह का अवलोकन क्या है, अप्रत्यक्ष वस्तुओं का प्रयोग करते हुए या उपकरणों का प्रयोग करते हुए, जैसे वीडियो कैमरा या वीडियो टेप का उपयोग करके किया जा सकता है। और जो भी जानकारी है उसको उसके द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है, फिर उसको बाद में देखकर या सुनकर उसका फिर ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो ये दो मेथड यूज़ कर सकते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट है संरचित या असंरचित। तो संरचित अवलोकन में विशिष्ट क्रियाएं दर्ज की जाती हैं। जो भी विशेष रूप से क्रियाएं करनी है, एक स्ट्रक्चर बना लिया जाता है, उसका स्ट्रक्चर फॉर्म में किया जाता है। जैसे एक दुकानदार किसी उत्पाद की खरीदी से पहले अंतिम उत्पाद या अंतिम जो भी प्रोडक्ट उसको चूज़ करना है, उससे पहले उससे संबंधित जो बहुत सारे और भी प्रोडक्ट रहते हैं उसका अवलोकन करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, उसके बाद ही वो फाइनल रिज़ल्ट तक पहुंचता है। तो इस तरह का अवलोकन जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में रहेगा, मतलब पर्टिकुलर डायरेक्ट रिज़ल्ट पे ना पहुंचकर स्टेप टू स्टेप और उससे संबंधित और भी चीज़ों की जानकारी इकट्ठा करने के बाद इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म में जो अवलोकन होता है उसे संरचित कहा जाएगा। ठीक है। और दूसरा क्या है असंरचित विधि। इसमें एक निश्चित समय पर जो भी क्रियाएं होंगी उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब असंरचित में स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाएगा, उसमें एक निश्चित समय बांध दिया जाएगा। इस निश्चित समय में जो भी विषय आपका है, जो भी सब्जेक्ट आपका है, उसने क्या क्रिया की है उसका अवलोकन किया जाएगा। तो ये हो गया संरचित और असंरचित, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। थर्ड अब देखते हैं नेचुरल एंड कॉन्ट्रीब्यूट अवलोकन या ऑब्जर्वेशन, प्राकृतिक या नियंत्रित अवलोकन। एक प्राकृतिक अवलोकन एक ऐसा अवलोकन है जो प्राकृतिक वातावरण में किया जाता है। जैसे किसी कर्मचारी का स्थान जहाँ वो काम करता है वहाँ पर जाकर अवलोकन करना। तो ये हो गया प्राकृतिक अवलोकन, नेचर ऑब्जर्वेशन। और नियंत्रित अवलोकन क्या है,
नियंत्रण अवलोकन में प्रयोगशाला जैसी जगह पर जो ऑब्जर्वर है उसके द्वारा स्थापित जो प्रयोगशाला होती हैं वहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को बुलाया जाए, उसको बोला जाए इस तरह का कार्य करना, उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन किया जाए, तो वो होता है नियंत्रित अवलोकन। ठीक है, तो वो होता है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। तो ये दो तरह के ऑब्जर्वेशन का भी यूज़ कर सकते हैं ऑन साइट अवलोकन में, नेचुरल और कंट्रोल्ड। नेक्स्ट है प्रतिक्रियात्मक या विनित, ऑब्ट्रसिव और अनऑब्ट्रसिव। पहला क्या है कि एक प्रतिक्रियात्मक अवलोकन तब होता है जब प्रतिवादी को ज्ञात हो कि उसका अवलोकन किया जा रहा है। मतलब ऑब्ट्रसिव क्या है कि जब आप किसी का अवलोकन कर रहे हैं तो उस सब्जेक्ट को पता है कि आप उसका अवलोकन कर रहे हैं, उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो भले उसकी इच्छा हो या ना हो, पर जो अवलोकन करता है उसका अवलोकन किया जाता है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ ये रहता है विनित अवलोकन, अनऑब्ट्रसिव, कि जिसका अवलोकन करना है वो प्राकृतिक या आकस्मिक तरीके से होता है। इसमें जो अवलोकन करने वाला, मतलब जिसका अवलोकन हो रहा है, उसको इसकी जानकारी नहीं होती है और ये आकस्मिक तरीके से या प्राकृतिक तरीके से किया जाता है। तो ये दो तरह का हो गया। पहले वाले में प्रतिक्रियात्मक में अवलोकन जिसका हो रहा है, सब्जेक्ट को पता होता है कि वो अवलोकित हो रहा है, उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। दूसरी कंडीशन में जो सब्जेक्ट को पता नहीं होता है कि उसका अवलोकन किया जाता है और एक प्राकृतिक तरीके से उसका ऑब्जर्वेशन होता है। तो ये है मेथड इसके ऑन साइट अवलोकन के। तो इनमें से किसी भी तरीके का उपयोग करके सूचना एकत्र करने में किया जा सकता है, उसके द्वारा डेटा कलेक्शन किया जाता है। जो भी सिस्टम है उसको जानने के लिए प्राकृतिक, प्रत्यक्ष, संरक्षित, असंरचित, ये सब का आदि का उपयोग करके एक जो भी डेटा है, जो भी आंकड़े हैं, उसको संकलित किया जा सकता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक अवलोकन या निगरानी के तरीके हैं, उनकी गति और दक्षता और कम लागत के कारण, मतलब कम खर्च के कारण या कम समय देने के कारण, उनकी स्पीड के कारण ऐसे उपकरण जो हो गए हैं अभी ज़्यादा उनका प्रयोग होने लग गया है। तो जैसे जो हमने इनडायरेक्ट मेथड में बताया कि इस तरह के वीडियो जो टेप हैं, वीडियो रिकॉर्डर है, उनका यूज़ करके भी ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। तो ये थे ऑन साइट अवलोकन के ऑब्जर्वेशन के मेथड। अब हम देखते हैं कि ऑन साइट अवलोकन विधि में निम्नलिखित समस्याएं हैं, उसकी समस्याएं क्या क्या हैं। तो पहला है केवल उन कार्यों से विषय के दृष्टिकोण और प्रेरणाओं को आसानी से नहीं देखा जा सकता जो उनसे उत्पन्न हुए हैं। मतलब जो भी सब्जेक्ट का एटीट्यूड है, मोटिवेशन है, उसको आसानी से हम अवलोकन नहीं कर सकते हैं। मतलब जो भी विद्यार्थी जो भी एक्शन कर रहा है, जो भी क्रिया कर रहा है, उसके आधार पर हम उनका मोटिवेशन या उनकी जो एटीट्यूड है, उनकी अभिवृत्ति है, उसके बारे में हम कोई भी अवलोकन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, तो ये इसकी समस्या हुई। अगला क्या है, एक समय की गतिविधियों या घटनाओं के विशिष्ट अवलोकन को देखने के प्रयास में अक्सर लंबे समय लग जाते हैं। मतलब किसी भी विशेष घटना को या किसी विशेष चीज़ को देखने के लिए, उसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए, उसकी घटना को होने के लिए कई बार लंबा समय भी लग जाता है। तो ये भी इसकी एक समस्या है। नेक्स्ट है, अवलोकनकर्ताओं में घुसपैठ करने से क्षेत्र के अक्सर कर्मचारियों द्वारा प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है, इसलिए पर्याप्त तैयारी और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। कई बार होता है कि कोई बाहर से व्यक्ति ऑब्जर्वेशन करने आ रहा है आपके क्षेत्र में, आपके काम करने की जगह में, तो ये होता है कि कर्मचारियों को अच्छा नहीं लगता है, उनको वो चीज़ें पसंद नहीं आती हैं कि बाहर से कोई व्यक्ति आके उनके ऊपर नज़र रख रहा है, उनको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, तो उनके तरफ से एक प्रतिकूल प्रतिक्रिया मिलती है ऑब्जर्वर को, अवलोकनकर्ताओं को। इसलिए जो अवलोकन करता है और या कर्मचारी हैं जिनका अवलोकन करना है, तो दोनों के लिए ही पर्याप्त प्रिपरेशन होना चाहिए और दोनों के लिए ही एक सही तरीके से ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो ये कुछ समस्याएं हैं ऑन साइट अवलोकन के लिए। अब हम देखते हैं कि ऑन साइट अवलोकन की मापनियाँ क्या क्या हैं। टूल्स ऑफ ऑन साइट ऑब्जर्वेशन, जिसमें पहला है अवलोकन गाइड,
ऑब्जर्वेशन गाइड, अवलोकनकर्ता के पास एक गाइड होती है कि उसको किस किस चीज़ का अवलोकन करना है, किस तरीके से करना है, किस फॉर्मेट में करना है। तो ये इस तरह की एक गाइडलाइन अवलोकनकर्ता के पास होती है। चेकलिस्ट भी बनी होती है। ये भी एक टूल है कि चेकलिस्ट में आपको चेक करते जाना है कि आपने किस किस चीज़ का अवलोकन किया है, किस व्यवहार के किस किस पक्ष का अवलोकन किया। अगर व्यवहार का किसी पक्ष का अवलोकन करना है तो इस तरह से एक चेकलिस्ट होगी। अनुसूची शेड्यूल्ड होना चाहिए, एक ऑब्जर्वेशन शेड्यूल जिसमें आप मार्क कर सकें। नेक्स्ट है कि क्षेत्र अवलोकन लॉग शीट, फील्ड ऑब्जर्वेशन लॉग शीट होना चाहिए जो एक टेबल के फॉर्म में होती है, जिसमें टाइम, किस समय आप अवलोकन करें, क्या चीज़ किस क्रिया का अवलोकन किए, वो सारी चीज़ें नोट की जाती हैं। नेक्स्ट टूल है मैकेनिकल यंत्र, मैकेनिकल डिवाइस, जो हमने बताया अभी, टेप रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर। तो ये सारी चीज़ें जो यंत्र हैं वो इस मैकेनिकल यंत्र के अंतर्गत आएंगे। तो ये कुछ हैं टूल मापनीय ऑन साइट ऑब्जर्वेशन की। जब ऑन साइट ऑब्जर्वेशन किया जाता है तो इनमें से किसी का भी यूज़ किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि ऑन साइट अवलोकन की विशेषताएं क्या हैं। पहला क्या है, प्रत्यक्ष पद्धति, डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड है कैसे कि ऑब्जर्वर जो है डायरेक्ट फील्ड में जा सकता है जहाँ भी उसको सब्जेक्ट का ऑब्जर्वेशन करना है और प्रत्यक्ष रूप से उसका अवलोकन कर सकता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म, गहन, उद्देश्यपूर्ण अध्ययन, माइक्रो इंटेंसिव पर्पसफुल। ऑन साइड अवलोकन क्या है, बहुत में सूक्ष्म तरीके से एक गहन रूप से और अवलोकन करता है किसी भी सब्जेक्ट का, और जो भी अवलोकन किया जा रहा है वो एक उद्देश्यपूर्ण होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए किसी सब्जेक्ट का अवलोकन किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति है, सिस्टमैटिक मेथड है। वैज्ञानिक पद्धति है मतलब एक सिस्टमैटिक रूप से जो भी अवलोकन किया जाता है उसको एक सिस्टमैटिक रूप से जमाया जाता है और उसको आंकड़ों का संकलन भी एक सिस्टमैटिक रूप से किया जाता है और फिर उसका कैलकुलेशन करके परिकल्पनाओं का सत्यापन के द्वारा फिर निष्कर्ष दिया जाता है। विश्वसनीय है ये मेथड। क्यों विश्वसनीय है? क्योंकि जो अवलोकन करता है वो निष्पक्ष रूप से या सिर्फ जो अवलोकन कर रहा है उसका उस पॉइंट को अवलोकन करते हुए उसको नोट डाउन करता है और किसी चीज़ के ऊपर वो ध्यान नहीं देता है। जो अवलोकन कर रहा है, जिस सब्जेक्ट का अवलोकन कर रहा है उसके बारे में ही अवलोकन करते हुए उसको नोट डाउन करता है, इसलिए ये विश्वसनीय है। नेक्स्ट है सामूहिक व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, मतलब किसी भी व्यक्ति का व्यवहार के कलेक्टिव बिहेवियर का अध्ययन किया जा सकता है। इसमें एक साथ बहुत सारे जो भी व्यवहार हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसका एक साथ ऑब्जर्वेशन या एक साथ अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि कार्य कारण संबंध का पता लगाना, टू नो कॉज एंड इफ़ेक्ट, मतलब किसी भी चीज़ की, किसी भी घटना का क्या कारण हो रहा है, उसके होने का, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस चीज़ों का भी पता लगाया जा सकता है ऑब्जर्वेशन के द्वारा। नेक्स्ट है कि मानव इंद्रियों का प्रयोग, यूज़ ऑफ ह्यूमन सेंस। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, आँखों के द्वारा देख कर, ध्यानपूर्वक देख कर किसी चीज़ को नोट डाउन करना या लिपिबद्ध करना, तो इसलिए इसमें मानव इंद्रियों का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट है कि एक प्रयोगपूर्ण विधि है, यूज़फुल स्टडी है और थॉटफुल स्टडी है। यूज़फुल है मतलब किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं तो वो किसी समस्या आपके सामने आ रही है तो समस्या के समाधान के लिए हम ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हुआ, यूज़फुल मेथड हुआ, यूज़फुल स्टडी हुआ। थॉटफुल मतलब आप किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, थोड़ा विचार कर रहे हैं उसके बारे में कि ये चीज़ें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, तो उसके बारे में नोट डाउन करेंगे, तो इसलिए ये थॉटफुल प्रोसेस भी कहा गया है, थॉटफुल स्टडी भी कहा गया है। नेक्स्ट है कि प्राथमिक आंकड़ों का संकलन, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। तो क्या है, निरीक्षण एक बहुत ही इसका बहुत ही मुख्य विशेषता है ये। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो ऑब्जर्वर है वो घटना स्तर पर जाता है, जो भी उसको वास्तविक स्थिति वहाँ पर दिख रही है, जो भी आंकड़े वहाँ पे दिख रहे हैं, जो भी स्थिति दिख रही है, तुरंत प्राथमिक रूप से, प्राइमरी रूप में वो सामग्री को वो इकट्ठा करता है, लिखता है, अपने पास लिपिबद्ध करके रखता है, तो इसलिए कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा कहा गया है। तो ये हो गई हैं ऑन साइट अवलोकन की विशेषताएं। आगे हम देखते हैं कि ऑन साइट अवलोकन के लाभ क्या हैं।
बेनिफिट ऑफ ऑन साइट ऑब्जर्वेशन, जिसमें पहला पॉइंट है विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ। तो ऑन साइट अवलोकन विधि को जो भी इससे आंकड़े प्राप्त होते हैं उसको विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ बोलते हैं, कहते हैं। क्यों क्यों माना जाता है जो भी आंकड़े हमको इससे मिलते हैं वो वस्तुनिष्ठ है और विश्वसनीय है? क्योंकि इसमें जो अवलोकन करता है वो घटना स्थल पर जाता है, स्वयं अपनी आँखों से स्थिति का अवलोकन करता है। इस कारण इस विधि में गलती होने की संभावना अत्यंत कम होती है, इसलिए इसे विश्वसनीय कहा गया है। प्लस इसको वस्तुनिष्ठ इसलिए कहा गया है क्योंकि अवलोकनकर्ता जो होता है स्वयं ही घटना की वस्तु स्थिति का पता लगाता है, अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ता है, वह जैसा देखता है वैसा ही उसका विवरण प्रस्तुत कर देता है। इसलिए ये जो विधि है वो विश्वसनीय भी है और वस्तुनिष्ठ भी है। नेक्स्ट है कि शर्मीले बालकों के लिए उपयोगी है, यूज़फुल फॉर शाय चिल्ड्रन। तो कुछ बच्चे होते हैं जो कक्षा में अपने शाय नेचर की वजह से कई गतिविधियों में भाग नहीं ले पाते हैं, तो ऑब्जर्वेशन के द्वारा उनके उस नेचर का या उसके अंदर की जो एबिलिटी है कार्य करने की, किसी भी चीज़ों की क्षमता है, तो वो सारी चीज़ें इसके द्वारा हम जान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तात्कालिक समस्या का पता लगाना, इमीडिएट डिटेक्ट द प्रॉब्लम। जो भी कक्षा में तुरंत समस्याएं पैदा हो रही हैं वो किस कारण से हो रही है, क्या कारण हो सकता है और उसका समाधान क्या हो सकता है, उसके लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए ऑन साइट अवलोकन बहुत ही बेनिफिशियल है। नेक्स्ट है व्यवहार का प्रत्यक्ष मापन, डायरेक्ट मेजर ऑफ बिहेवियर। जो अवलोकन करता है डायरेक्ट साइट पे जाता है, जिसका भी अवलोकन करा, जो भी उसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जैसे अगर छात्र हैं तो वो छात्र का अवलोकन करके उसके व्यवहार का उसको प्रत्यक्ष अवलोकन करने के द्वारा जो भी उसको जानकारी मिलती है, जो भी विवरण मिलता है उसको नोट डाउन कर लेता है। तो जो भी व्यवहार हो रहा है, व्यवहार का प्रत्यक्ष मापन हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि जो अवलोकन करता है कक्षा में देख रहा है कि बच्चे किस तरह की क्रियाएं कर रहे हैं, उसका सब्जेक्ट किस परिस्थिति में क्या क्रिया कर रहा है, उस तरह का व्यवहार उसका क्यों आ रहा है। तो इसलिए इसे कहा गया है कि व्यवहार का प्रत्यक्ष मापन हो जाता है वहाँ पे। तो ये हो गए हैं ऑन साइट अवलोकन के लाभ। अब हम देखते हैं ऑन साइट अवलोकन की सीमाएं क्या हैं। सबसे पहला है खर्चीला, एक्सपेंसिव। तो अवलोकन की जो विधि है वो उसका इसको बहुत ही खर्चीला इसलिए माना गया है क्योंकि इसमें समय अधिक लगता है, समय अधिक लगने की वजह से श्रम अधिक लगता है। प्लस अगर किसी बाहर जगह में जाना है अवलोकनकर्ता को तो उसके लिए फिर धन की भी आवश्यकता होती है। इसलिए इस तरह से वो समय की दृष्टि से देखा जाए, श्रम की दृष्टि से देखा जाए या धन की दृष्टि से देखा जाए तो ये विधि अवलोकनकर्ता के लिए खर्चीली है। नेक्स्ट है पक्षपातपूर्ण, बायस्ड एंड फेवरेटिज्म। पक्षपातपूर्ण क्यों कहा गया है? क्योंकि इस विधि में जो अवलोकनकर्ता होता है उसका कम नियंत्रण होता है। वो कई बार अपने जो विचार हैं वो अवलोकन में कई बार ला सकता है। इसलिए जो घटनाएं हो रही हैं वो जो भी घटनाएं वहाँ पे घटित हो रही हैं उसमें अवलोकनकर्ता अपना दृष्टिकोण शामिल कर सकता है। एक ही घटना के बारे में अगर अलग अलग व्यक्तियों से हम ऑब्जर्वेशन लें, उसके बारे में उनका विवरण पूछें तो कई बार उसके दृष्टिकोण में भिन्नता हो सकती है, इसलिए इसको एक पक्षपातपूर्ण कहा गया है। नेक्स्ट है कि धीमा तथा परिश्रम। तो वही है कि इसमें बहुत ही धीमा, इसमें समय अधिक लगता है, एक बहुत ही पेशेंस चाहिए ऑब्ज़र्वर को कि पेशेंसली वो हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करे और उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड बनाए, और इसके लिए उसको परिश्रम की भी आवश्यकता है, बहुत अधिक मेहनत भी चाहिए ताकि वो अधिक से अधिक समय देकर उसमें ऑब्ज़र्वेशन कर सकें। नेक्स्ट है कम सटीक, लेस एक्यूरेसी। मतलब क्या है कि कम सटीक इसको माना गया है क्योंकि क्या हो रहा है कि ऑब्ज़र्वर का जो है वो अपने भी विचार उसमें डाल सकता है, तो इसलिए इसको एक्यूरेसी इसकी कम मानी गई है। नेक्स्ट है विश्लेषण करने में दिक्कत, डिफ़िकल्ट टू एनालिस। मतलब जब इसका ये कर रहे हैं हम लोग अवलोकन कर रहे हैं साइट पर जाकर, तो उसके द्वारा जो हमको डेटा मिल रहा है उसका हम निष्कर्ष निकालेंगे। निष्कर्ष को जब सामान्यीकरण करना रहता है तो उसमें हमको दिक्कत हो सकती है क्योंकि अगर एक ही घटना के बारे में अलग अलग ऑब्ज़र्वर के द्वारा हमने ऑब्ज़र्व किया है तो सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, तो उसका विश्लेषण करने में दिक्कत हो सकती है।
इसमें हम थोड़ा सा ये भी कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं इन दोषों को दूर करने के लिए। ये कर सकते हैं कि जो भी हमारे निरीक्षण की प्रविधियाँ हैं, टूल्स हैं, उनका सही तरीके से इस्तेमाल करें। जैसे शेड्यूल है, चेकलिस्ट है, इनका प्रयोग करें। जो भी घटनाएं तुरंत घट रही हैं उसको तुरंत ही उसका विवरण को लिख लें, ठीक है। और जो भी उपकरण हैं, आधुनिक उपकरण आजकल जो यूज़ हो रहे हैं, उसका प्रयोग करें। तो ये सारी चीज़ें करके हम अच्छे से अच्छा ऑन साइट अवलोकन कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा है शोध अध्ययन मैकेनिज्म ऑफ इवैल्यूएशन के अंतर्गत, और दूसरा ऑन साइट अवलोकन। ये जो है ऑन साइट अवलोकन जो है मूल्यांकन की एक व्यवस्था है जिसके द्वारा जो शिक्षक होता है छात्र के बारे में जान सकता है कि उसने शिक्षक उद्देश्य को किस सीमा तक प्राप्त किया है। वो ऑन साइट अवलोकन के विभिन्न प्रकार का प्रयोग कर सकता है छात्र का, और मूल्यांकन भी इसके द्वारा कर सकता है। तो ये दो तरह की प्रविधियाँ या तकनीक या तरीके कह सकते हैं, मैकेनिज्म मूल्यांकन करने के, शोध अध्ययन द्वारा और दूसरा ऑन साइट अवलोकन के द्वारा। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बाकी के दो मैकेनिज्म बच गए हैं, ऑनलाइन फीडबैक और FGD, उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।